समिट में पीएम मोदी ने आतंक पर सीधा हमला बोला है। आतंकवाद जैसी चीज ऐसी चुनौतियों से सीधा हमारा सामना है और आतंक को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार भारत अपनाता रहा है, अपनाता रहेगा, ये पीएम मोदी ने साफ कर दिया। साथ ही साथ ये कहा कि आतंकवाद टेरर फंडिंग से मजबूती से लड़ना जरूरी है। आतंकवाद पर हमें एकजुट होना होगा, तभी इसका खात्मा हो पाएगा। आतंक पर दोहरे मापदंड को जगह नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप दोहरा मापदंड दिखाते हैं, अगर दिखाते हैं कि आतंक से जूझ भी रहे हैं, आतंक का खात्मा भी करना है, लेकिन आतंक को आप बढ़ाते भी हैं, तो ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये सीधे पीएम मोदी ने साफ कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, चीन और रूस जैसे बड़े देशों के राष्ट्रपतियों के सामने आतंकवाद पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर लोगों का दोहरा रवैया नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग जैसे मुद्दे जो हैं, इनसे निपटने के लिए हम सभी को एक मत होकर दृढ़ता से सहयोग देना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे देशों के युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने जरूरी है। ये कदम उठाए जाने चाहिए। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर लंबित मुद्दों पर हमें मिलकर साथ में काम करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंक पर प्रहार किया है, आतंक को लेकर कड़ा संदेश दिया है। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति भारत अपनाता रहा है और अब ब्रिक्स समिट में अलग अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के सामने पीएम मोदी ने यह साफ संदेश दे दिया कि आतंक को लेकर दोहरा मापदंड नहीं चलने वाला है। पीएम मोदी ने आतंक पर प्रहार करते हुए बताया कि आतंक के जड़ से खात्मे के लिए आतंक को लेकर जो फंडिंग होती है उस पर भी वार होना चाहिए। आतंक की फंडिंग रोकी जानी चाहिए ताकि जड़ से इसका खात्मा हो सके। जिस तरीके से ब्रिक्स समिट पर निगाहें अलग अलग देशों की थी, सबसे ज्यादा निगाह इस बात पर थी, पुतिन के साथ तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ पीएम मोदी मिले, लेकिन साथ ही देखना यह दिलचस्प रहा कि 5 साल बाद में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ में पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इस वार्ता में कई बड़ी बातें हुई हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। ब्रिक्स समिट हुआ, बड़ा संदेश दिया गया है, संदेश के मायने क्या हैं, भारत और चीन के रिश्तों को अब आने वाले वक्त में कैसे देखा जाएगा या कैसे देखा जाना चाहिए। मेरे साथ में डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका स्वागत। जिस तरीके से ब्रिक्स समिट हुआ, अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान खींचा वो शी जिनपिंग और पीएम मोदी की इस बातचीत ने खींचा। कैसे देखते हैं आप? आपसी सहयोग और आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने पर बात तो हुई है, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने के लिए चीन कुछ कदम आगे बढ़ाएगा? ब्रिक्स पर दुनिया भर की नजर है क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और दुनिया युद्ध में उलझी हुई है। वहीं पर पुतिन पर वैश्विक प्रतिबंध है और उसके बावजूद कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष रूस में है। तो ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण हो गया है वो ये हो गया है कि भारत और चाइना के बीच जो बात लंबे अरसे से नहीं हो रही थी, अब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठे और बातें भी हुई है। लेकिन जो अभी आप कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की बातों में बहुत कुछ स्पष्ट भी हुआ है, क्योंकि आतंकवाद को लेकर जो दोहरा मापदंड है वो चाइना का है। पाकिस्तान के आतंकियों पर जब भी प्रतिबंध लगाने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाने का प्रयास किया, भारत लाया है, वहां पर जो बचाव के तौर पर चाइना सामने आ गया और इस कारण से कई जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं वो उन पर वैश्विक प्रतिबंध नहीं लग सका है। तो दूसरी बात, वहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भी थे, तो एर्दोगान भी पाकिस्तान का पक्ष लेते रहे। लेकिन इन सब के बीच देखिए, हमारा जो देश है वो दुश्मनों से घिरा हुआ है और पाकिस्तान से जो बॉर्डर साझा करते हैं वहां पर बहुत तनाव हमेशा रहा है। बांग्लादेश से भी कुछ हालात ठीक नहीं है और चीन से हम बहुत लंबी सीमा रेखा साझा करते हैं। युद्ध में लगातार उलझे हुए, ऐसे में युद्ध किसी चीज का समाधान हो नहीं सकता। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि हम डायलॉग के पक्ष में हैं। तो जो अभी चीन से हमारा समझौता हुआ है वो गश्त को लेकर हुआ है कि हमारे गश्ती दल कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक आएंगे, उनके कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक आएंगे, और इन दोनों के बीच तनाव नहीं हो। तो अंततः दुनिया शांति से चलती है और शांति ही विकास का एक मॉडल हो सकता है। हाँ, चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसका जिक्र हमारे सेनाध्यक्ष ने भी किया है।
लेकिन रचना जी यह भी सच है कि हम लगातार तनाव में उलझ के सीमाओं पर लगातार युद्ध जैसे हालातों में रहने से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। चीन से हमारा लंबे समय का जो समझौता है वो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद शांति के जो आसार हैं वो बहुत सारी उम्मीद की किरण जगाते हैं और फिलहाल हम भारत-चीन संबंधों के बेहतर होने की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। रचना जी। भारत और चीन के संबंधों के बेहतर होने की उम्मीदें तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या ये उम्मीदें उस तरीके से फुलफिल हो पाएंगी? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ ब्रह्मदीप जी, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से साजिशें होती हैं उसमें सिर्फ अकेले पाकिस्तान नहीं होता, उसमें चीन की भी रह रहकर साजिशें सामने आती हैं। और पाकिस्तान के बलबूते ही नहीं, बल्कि एलएसी की साइड चीन की भी घुसपैठ की कोशिश, या चीन जिस तरीके से विस्तारवादी सोच रखता है वो लगातार देखने को मिलती रही है। ऐसे में ये दिखाना कि सब कुछ ठीक है या सब कुछ ठीक होगा और उसे असल में अमल में लाना, इन दोनों बातों में फर्क है। क्या चीन ये हरकतें छोड़ सकता है? अच्छा सवाल है रचना जी। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने कहा था कि जो चीन है वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है। उसके पहले हमेशा पाकिस्तान को नंबर 1 पर माना जाता था, लेकिन भारत के तत्कालीन उस दौर के रक्षा मंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा था। देखिए चीन जो है वो हमारे लिए बहुत समस्यामूलक देश है। क्योंकि भारत मैकमोहन रेखा को मानता है जो शिमला समझौता 1914 को हुआ था और भारत मैकमोहन रे चाहता है कि जो चीन है वो उसको मान्यता दे। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात करता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है जब 1962 का युद्ध हुआ था तो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर दूर तक चीन की सेना वहां से वापस लौट गई थी। लेकिन अब वास्तविक नियंत्रण रेखा को भी चीन लांघ रहा है। तो चीन लगातार भारत को न केवल ज़मीनी स्तर पर लेकिन चारों ओर से घेर रहा है। श्रीलंका में बंदरगाह बना लिए, बांग्लादेश में बंदरगाह बना लिए, पाकिस्तान में बंदरगाह बना लिए। पाकिस्तान और चीन के बीच जो कॉरिडोर बना है वो कराकोरम दर्रे से होकर गुजर रहा है। ये वही अक्सै चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जिस पर चीन ने लंबे समय से कब्जा किया हुआ है। तो चीन से समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत ही बहुआयामी रणनीति पर काम करने की ज़रूरत है। बहुआयामी दबाव भी बनाना पड़ेगा क्योंकि हम द्विपक्षीय संबंधों के बल पर यदि चाहें कि चीन से निपट लें, तो चीन माओ की जो रणनीति रही है कि दुश्मन को लंबे समय तक आप उलझाते रहें और उसके बाद जो है उससे दुश्मन को आप परेशान करते रहें। चीन यही करता है। एक बार सीमा पर आएगा, वहाँ पर उसकी सेना आएगी और फिर वहाँ पर बातचीत होगी। वहाँ से दोनों देशों की सेनाएँ हटेगी। तो ऐसा कर के चीन बहुत आगे लगातार बढ़ रहा है। अब भारत के सामने बातचीत एक अच्छा विकल्प है, लेकिन दूसरी बात यह भी कि जो रूस और चाइना की एक दौर में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता रही है, बहुत दुश्मनी रही है। हालाँकि दोनों देशों के बीच अभी सीमा विवाद तो हो गए, लेकिन रूस ने चीन को हमेशा एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा, एक समस्या के तौर पर देखा है। तो दुनिया चाहे जितनी बात करे लेकिन अमेरिका भारत के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, जितना रूस हो सकता है क्योंकि रूस से हमारे सामरिक संबंध भी है और रूस और चीन की जो सीमा है वो लगती भी है। आज दुनिया में चीन का सबसे अच्छा दोस्त रूस है, तो भारत और रूस की बढ़ती हुई जो दोस्ती है, वो चीन पर दबाव डालेगी और मुझे लगता है कि भारत की जो वर्तमान कूटनीति अभी जो आगे बढ़ रही है, चीन पर दबाव डालने के लिए बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। चाहे आसियान से संबंधों को ले लें, चाहे क्वाड को ले लें या चाहे रूस से संबंधों को ले लें, भारत नियंत्रण और संतुलन पर आधारित रणनीति पर आगे बढ़ रहा है और ऐसा करने पर ही हम चीन पर दबाव डाल सकते हैं।